स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास है। चैप्टर का नाम है डीसी मोटर। और डीसी मोटर जो चैप्टर है ये सेकंड ईयर में है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ये सारी चीजें सेकंड ईयर के पार्ट में है। आईटीआई वाले को लिए सेकंड ईयर है और कंपटीशन एग्जाम करने के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि हम लोग जो पढ़े थे 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़े थे। 2 पॉइंट स्टार्टर का कहाँ यूज किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का कहाँ यूज किया जाता है, 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज किया जाता है, सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ये जो स्टार्टर है आपको मालूम है 3 पॉइंट स्टार्टर कहाँ पे लगाते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास एक स्टार्टर है। इस स्टार्टर में सारी चीजें मैंने बताया था कि क्या कैसे मोटर को स्टार्ट करना है। एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि मैं सीधे डायरेक्ट स्टार्टर को कनेक्ट करता हूँ, स्टार्टर को हटाकर मोटर से कनेक्ट करता हूँ सप्लाई, तो क्या मोटर जल जाएगी? यदि नहीं जलती तो क्यों हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं? स्टार्टर के माध्यम से स्पीड को कैसे कम ज्यादा करते हैं, मोटर की ऑन ऑफ कैसे करते हैं, एनबीसी का रोल क्या होता है स्टार्टर में, ओएलसी का रोल क्या होता है, इस स्टार्टर का काम क्या है, ये हैंडल का काम क्या होता है, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग ढूंढ लेना, कहीं और मिले तो हंस पढ़ देना, नहीं तो फिर आप बताना कि मैंने कैसे बताया। सारी चीजें मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये कौन सी प्लेट मटेरियल की प्लेट बनाई जाती है, ये कौन सी प्लेट मटेरियल की बनाई जाती है, सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब मैं नहीं बताने वाला। 2 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर को चालू करने के लिए यूज किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर कौन सी प्रकार की मोटर चालू करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 2 पॉइंट स्टार्टर केवल सीरीज मोटर को चालू करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर जो होती है शंट और कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किए थे। अब 2 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर में डिफरेंस क्या था कि 2 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल नहीं लगी थी और 3 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल का यूज किया गया था। ऐसे क्यों? क्योंकि जो हमारी शंट मोटर होती है और कंपाउंड मोटर होती है ये ओवरलोड होती है, मगर जो सीरीज मोटर होती है सीरीज मोटर ओवरलोड नहीं होती। इसलिए सीरीज मोटर में ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल का यूज हम लोग नहीं किए। अब यहाँ पे ओवरलोड कॉइल का यूज इसलिए किए क्योंकि हम लोग यहाँ पे शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को बंद चालू करने के लिए स्टार्टर का यूज किया 3 पॉइंट स्टार्टर। अब इस 3 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से सारी प्रक्रिया वही थी कि इसमें स्टार्ट था, रेजिस्टेंस था। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते गया तो हमारा मोटर की स्पीड बढ़ती गई। एक टाइम ये आया तो मोटर फुल स्पीड पर हो गया और हमारी एनबीसी मैग्नेटाइज हो गई। मैग्नेटाइज होने के कारण जो हमारी स्टार्ट है, जो हमारी स्टैंड है, इसको मैग्नेटाइज करके चिपका लेता है, पकड़ लेता है और हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे मैंने इसके माध्यम से भी बताया था कि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है और जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरी कम कर देते हैं तो मोटर फुल स्पीड चलने लगती है। और जो ये एनबीसी है नो वोल्ट कॉइल जो होती है ये चुंबकित हो जाती है फुल और इसको पकड़ कर होल्ड करके रखती है। कब तक? जब तक इसमें सप्लाई रहती है। जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाती है, मोटर बंद हो जाता है तो ये स्टेट हमारा रिटर्न आ जाता है यहाँ पे ऑफ स्थिति पे। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन लिखा है, यानी ये ऑफ स्थिति पे आ जाता है। अब होता क्या है कि मोटर कभी कभी ओवरलोड होती है। जब मोटर ओवरलोड होती है तो उस टाइम पे जलने की संभावना बन जाती है। जलने से पहले ट्रिप कर जाए स्टार्टर, हमारा स्टार्टर बंद हो जाए तो मोटर बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ओएलसी ओवरलोड कॉइल यूज किया गया है। ओएलसी जो होती है ओवरलोड कॉइल लाइन के सीरीज पे लगाया गया है। अब ये ओएलसी का काम क्या होता है? ये जो ओएलसी होती है ओवरलोड कॉइल ये लाइन के सीरीज में होती है। जब हमारा मोटर ओवरलोड होता है तो करंट को बहुत ज्यादा खींचता है। उस टाइम पे ये मैग्नेटाइज होती है। मैग्नेटाइज होने के कारण जो प्लंजर लगा होता है इस प्लंजर को खींचती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया तो मोटर ये डीमैग्नेटाइज हो गई हमारी एनबीसी नो वोल्ट कॉइल और हमारा मोटर का स्टार्टर पुनः बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है 3 पॉइंट स्टार्टर पे ओएलसी यानी ओवरलोड के टाइम पे मोटर को ट्रिप करना, मोटर को बंद करना, स्टार्टर को ऑफ स्थिति में लाना। इसलिए हम लोग ओएलसी का यूज किए थे। जो 3 पॉइंट स्टार्टर है शंट मोटर कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। शंट मोटर क्या होता है, कंपाउंड मोटर क्या होता है, मैंने इसके पहले की क्लास में सारी चीजें करा दी है। एनबीसी कहाँ लगी होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। ओएलसी कहाँ लगी होती है? ओएलसी लाइन के श्रेणी क्रम में लगी होती है।
एनबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल होती है। ओएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरलोड कॉइल होती है। ये क्वेश्चन आपके हर बार कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद इसकी बात पूरी मैंने बता दिया था कि एक स्टार्टर को कैसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे कैसे बंद किया जाता है, स्टार्टर कहाँ लगाए हैं, क्या किए हैं, पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दिया था। ये 3 पॉइंट कहानी कल की क्लास में हो गई थी। अब आज की क्लास में थोड़ी सी ये बचा था कि अपन लोग 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 पॉइंट स्टार्टर। एक्चुअली पे सारी चीजें उसी तरह होती है जिस प्रकार 2 पॉइंट स्टार्टर में था, जिस प्रकार 3 पॉइंट स्टार्टर में था, उसी प्रकार 4 पॉइंट स्टार्टर में भी वही प्रक्रिया है। क्या चेंजेस है वो आपको आगे मिल जाएगा। इसका प्रयोग ऐसी शंट कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है जिनमें अधिक गति परिवर्तन आवश्यक होता है। भाई तो हम लोग ऐसी मशीन को चालू बंद करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर को लगाते हैं जो सबसे ज्यादा गति में परिवर्तन होता है। भाई गति स्पीड कहीं बढ़ रही, कहीं घट रही, कहीं बढ़ रही, कहीं घट रही, वहां पे हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है ऐसी मशीन जो जिसकी स्पीड ज्यादा वेरिएबल होती है, ज्यादा कम ज्यादा होती है, तो उसके लिए कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे? 4 पॉइंट स्टार्टर। इसका प्रयोग ऐसी शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है जिनमें अधिक गति परिवर्तन आवश्यक होता है। इस स्टार्टर की संरचना, इस स्टार्टर की जो बनावट है, जो संरचना है, 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति होती है। जो ये स्टार्टर होता है, इस स्टार्टर की जो बनावट होती है, जो संरचना होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर के समान होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर के तरह ही होती है। अंतर यानी डिफरेंस केवल यह है कि इसमें एनबीसी को एक सुरक्षा प्रतिरोधक के श्रेणीकरण में सीधे ही सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया जाता है। भाई एक इसमें अलग से क्या किए हैं, जो एनबीसी होती है नो वोल्ट कॉइल, उसको सुरक्षित करने के लिए एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है श्रेणीकरण में। एनबीसी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ दिए हैं श्रेणीकरण में सप्लाई के। इस प्रकार स्टार्टिंग प्रतिरोधक मान परिवर्तित और रेगुलेट प्रतिरोध परिवर्तन का एनबीसी के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई क्या होता है कि जब वोल्टेज रेगुलेट करता है, क्योंकि मोटर की स्पीड कम ज्यादा हो रही है, इसका प्रयोग ऐसी शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है जिसमें अधिक गति का परिवर्तन होता है। अब मोटर में जब गति का परिवर्तन ज्यादा और कम होगा, उस टाइम पे हमारे करंट को ज्यादा खींचेगी, एक टाइम पे कम देगी। इसीलिए हम लोग एनबीसी को सुरक्षित करने के लिए, ताकि एनबीसी हमारी जले ना, कॉइल होती है, कॉइल ना जले, उसके पहले ही लाइन के श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं। बस अलग इतना ही करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए 3 पॉइंट से 4 पॉइंट में अलग क्या किए हैं। तो आप बता सकते हो एनबीसी को सुरक्षा प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम में सीधे ही वैद्युतिक स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी एक हम रेजिस्टेंस सप्लाई से जोड़ देते हैं। ठीक, यही अलग करते हैं, कुछ भी अलग नहीं। एनबीसी के कार्य पर कोई प्रभाव ताकि ना पड़े। यह प्रतिरोधक एनबीसी शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणीक्रम में नहीं लगाया जाता, यह एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित रहता है। यह प्रतिरोधक एनबीसी कॉइल में धारा को आवश्यक मान तक सीमित कर देता है। भाई जो क्या होती है, मोटर जब स्लो होगी उस टाइम पे जब स्पीड और लोड लेने के लिए करंट को खींचेगी, वही बोल रहा है कि जो एनबीसी है, एनबीसी में जो करंट जाता है, करंट की वैल्यू को एक लिमिट तक देगा, सीमित तक देगा, इसलिए हम उसके पहले रेजिस्टेंस के लगाते हैं। यदि लाइन वोल्टेज निश्चित मान से कम हो जाती है तो एनबीसी में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम हो जाती है, तब स्प्रिंग हैंडल को पुनः ऑफ स्थिति में खींच देती है। अब देखो थोड़ा सा प्रतिरोध। अब 4 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पे लिया है, ये जा रही है सीधे ओएलसी में, ये इधर से जा रही है एनबीसी में। यहाँ पर देखो ये हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है मोटर का। अभी तो एनबीसी में करंट जा रहा था तो यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिए हैं ताकि ज्यादा ना जाए लोड के टाइम पे, नहीं हमारी एनबीसी जला देती है, लिमिट से जाए, लिमिट तक ही करंट जाने के लिए ही हम लोग प्रतिरोध लगाए हैं। एनबीसी के लिए सुरक्षा युक्ति लगाया गया है। सुरक्षा युक्ति इसलिए लगाया है ताकि ये हमारा एनबीसी को जलाने से बचा दे। तो आप यही बता सकते हो कि 3 पॉइंट के बाद हम लोग 4 पॉइंट क्यों बनाए, उसमें डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो
कि लाइन के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एनबीसी को जलाने से बचाने के लिए ही हम लोग लाइन के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं, जिसके कारण हमारी एनबीसी बच जाती है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज कहाँ पे करते हैं? ऐसी मशीन को चालू करने के लिए करते हैं जहाँ पे ज्यादा स्पीड वेरिएबल होती है, स्पीड ज्यादा जहाँ पे कम होती है, ज्यादा होती कम होती है, वहां पे हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। इसलिए कंपनी 3 तरह के स्टार्टर बनाई, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। भाई 3 पॉइंट क्यों बनाई? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शंट मोटर कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट दे दी, सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट दे दी। अब बोलोगे 4 पॉइंट का काम क्या है? तो 4 पॉइंट का काम ये है, जो आपका शंट मोटर कंपाउंड मोटर ये ओवरलोड के टाइम पे चलते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर ओवरलोड होती नहीं है। अब शंट मोटर कंपाउंड मोटर ओवरलोड होते हैं, उसके लिए ओवरलोड को चलाने के लिए भी हम लोग, भाई ओवरलोड होगी स्पीड कम ज्यादा होगी, अब स्पीड कम ज्यादा होगी तो एनबीसी करंट ज्यादा देगी, उस टाइम पे एनबीसी जल जाएगी। उसको जलने से बचने के लिए ही प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। कुछ काम नहीं अलग, पूरा फंक्शन पूरा प्रक्रिया वही है। ओएलसी लगा है, एनबीसी लगी है। ओएलसी यानी ओवरलोड कॉइल होती है, एनबीसी यानी नो वोल्ट कॉइल होती है। ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, हैंडल है, इस हैंडल को धीरे धीरे खिसकाते हैं तो हमारा मोटर रन स्थिति पे आता जाता है। तो स्टार्टर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को तीनों क्लियर हो गए होंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब स्टार्टर से जुड़ी चीजें जो छूट गई होगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक। अब आते हैं ये भी देखते हैं कि डीसी मोटर की गति कंट्रोल। भाई मैंने मोटर को चालू कर दिया, मोटर मैंने पहले पढ़ा, मोटर बन गए, मोटर को चालू किया स्टार्टर के माध्यम से, नहीं स्टार्टर से चालू कर दिया। अब अपने पास ये भी फंक्शन होना चाहिए, हम स्पीड को कम कैसे कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखे होंगे हमारे जो गाड़ियों में आजकल मोटर वाली गाड़ी आ गई, उसमें से देखे होंगे एक कुछ टाइम के लिए गाड़ी स्लो चलती है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, हमारी ट्रेन हो गई। तो सभी प्रकार की जो मोटरें लगी होती है, तो इसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए भी कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ट्रेन हमारी मोटर से चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। अब उस मोटर देखो प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन आती है स्लो रहती है, जब कहीं बाहर दूर होती है, प्लेटफॉर्म से दूर चली जाती है, बहुत स्पीड होती है, और फिर जब प्लेटफॉर्म आता है तो डाउन हो जाती है। नहीं, उसकी स्पीड को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और कम ज्यादा होती भी आप देखे होगी हो। अब प्रक्रिया क्या है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। भाई डीसी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा भी करना आना चाहिए। कम ज्यादा कैसी होती, क्यों होती, वो भी देख लेते हैं। अनेक प्रकार के उद्योग जैसे स्टील रोलिंग मिल, पेपर मिल, उत्तोलन मशीन की गति को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मोटर की गति को आवश्यकता के अनुरूप घटाना बढ़ाना गति नियंत्रण कहलाता है। सबको मालूम होता है भाई, पेपर, न्यूज़पेपर जहां पे छपते हैं, देखे होंगे प्रोडक्शन के टाइम पे फटाफट वो प्रिंट देता जाता है। जब प्रोडक्शन काम होता है तो आराम से देता है, प्रिंट जा रहा है। उसी प्रकार आप लोग क्रेन देखे होंगे, लिफ्ट देखे होंगे, इनकी जो स्पीड कंट्रोल कम या ज्यादा करने के लिए भी हम लोग मोटर का यूज करते हैं। मोटर के स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। फैक्ट्री में देखे होंगे कन्वेयर बेल्ट चलते हैं, ये सारी चीजें आप लोग देखे होंगे। मोटर लगे तो मोटर की स्पीड को कम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं लोग, हम आज अपन लोग भी जानेंगे स्पीड को कैसे करते हैं। डीसी मोटर की गति को शून्य से अधिकतम गति तक तथा सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी गुण के आधार पर इनका उपयोग आज भी बना हुआ है। डीसी मोटर की विभिन्न गति नियंत्रण विधियों का निम्न वर्णन किया गया। भाई हम डीसी जो मोटर बनाए थे इसीलिए बनाए थे क्योंकि मैं अपने अनुसार स्पीड को कम ज्यादा कर सकूं। भाई आप देखे होंगे ट्रेन को जहां पे खड़ा करना होता है वहां पे खड़ा कर देते हैं, जहां से ले जाना हो तो वहां से मैं ले जाता हूं। अपने पास कार आ गई है, अपने पास बस आ गई है, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल मोटर से चलने वाली मशीन आ गई है। अब आप सोचते हो कि कैसे मशीन मोटर को स्पीड कम करते हैं, मैंने देखा नहीं है। कैसे बढ़ाते हैं, मैंने देखा नहीं है। अब आपको पता चल जाएगी कि हम भी यदि करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर के गति नियंत्रण। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर की हम पढ़ रहे हैं गति को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा मोटर? शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर्स। भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले शंट और कंपाउंड मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की विधियां पढ़ रहे हैं कि कौन सी मेथड है सीरीज शंट मोटर कंपाउंड मोटर को स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। अब सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आपने सुना होगा मोटर पे एक आर्मेचर होता है कि स्टेटर होता है।
यहाँ पे हम लोग आर्मेचर के माध्यम से मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने चले हैं, शंट मोटर की और कंपाउंड मोटर की। आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तित होने से बैक ईएमएफ भी परिवर्तित होता है। मैंने इससे पहले बैक ईएमएफ बताया था। बैक ईएमएफ होता क्या है, बैक ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। अब यहाँ पे बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति भी परिवर्तित होती है। क्या होता है, जब हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड करते हैं उस टाइम पे जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा जब करेंगे उसी टाइम पे बैक ईएमएफ चेंज होगा, बैक ईएमएफ भी परिवर्तित होगा, जिसके कारण मोटर की गति भी कम ज्यादा होगी। ये इतना ध्यान रख लो कि मोटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम जब कम ज्यादा करेंगे तो मोटर में क्या परिवर्तन होगा, ईएमएफ। कौन सा, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के कारण भी हम मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अतः आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोधक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है या संयोजित किया जाता है। आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके उसकी विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। यानी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी होता है उसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार के रेजिस्टेंस फिक्स नहीं लगाते, भाई फिक्स लगा देंगे एक ही स्पीड कर देगा। वेरिएबल आते हैं, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं मोटर की स्पीड घटती जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो वही चीज है कि वेरिएबल प्रतिरोध लगाते हैं जिसके कारण मोटर की स्पीड कम ज्यादा आसानी से होती रहती है। आर्मेचर नियंत्रण विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड। भाई क्या होता है फायदा, यदि हम आर्मेचर के प्रतिरोध को कम ज्यादा करके यदि मशीन की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलेगा, एडवांटेज क्या है। इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्यतः गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। यदि ये वाली विधि बनाते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध को कम ज्यादा करके मोटर को कम ज्यादा स्पीड कर सकते हैं, मगर इसमें से जो स्पीड मोटर की फुल स्पीड होती है उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, उससे कम कर सकते हैं। यही लिखा हुआ कि इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है। भाई मान लो हमारी मोटर जब बनी थी 1500 आरपीएम की स्पीड तक के लिए बनी थी, तो उसको हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो करके उसकी 1600 आरपीएम नहीं कर सकते। उसको 1500, 1490, 1480, 1450, 1400, 1300, 1200, 1000 ये स्पीड कर सकते हैं। उसके हम 1600 बिल्कुल नहीं कर सकते। वही बोला है इस विधि के द्वारा हम मोटर की स्पीड को सामान्य गति से कम की स्पीड कर सकते हैं, मगर उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं यदि हम आर्मेचर मेथड से करते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी विधि है जिसमें से मोटर की सामान्य स्पीड से कम ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते स्पीड। वो होता है आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर कौन सा, हाँ ये आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के कारण ही मोटर की सामान्य गति से कम स्पीड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं। आर्मेचर नियंत्रण विधि की हानि, डिसएडवांटेज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड। भाई नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है आर्मेचर कंट्रोल मेथड के। पहला है कि इस विधि में सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति ही प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में जो मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड से हम कम ही स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड नंबर डिसएडवांटेज है कि आर्मेचर परिपथ में, आर्मेचर सर्किट में प्रवाहित होने वाली उच्च मान की विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली उच्च मान की विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय, खर्चा अधिक होता है। जो आर्मेचर सर्किट होता है, जो आर्मेचर परिपथ होता है, उसमें जो प्रवाहित होने वाली उच्च मान की विद्युत धारा होती है, उस धारा के कारण विद्युत शक्ति की खपत ज्यादा हो जाती है। इसमें परिवर्तित प्रतिरोधक का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि उच्च मान वाली आर्मेचर धारा को वहन करने के लिए इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता उच्च रखनी पड़ती है। भाई इसमें से जो रेजिस्टेंस का यूज करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि सीधे ज्यादा करंट वाली को कंट्रोल करना है, उच्च मान वाली आर्मेचर धारा को
वहन करने के लिए इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता उच्च रखी जाती है। अगला है परिवर्तित लोड पर मोटर की गति को स्थिर रखना कठिन होता है। वह जो स्पीड मोटर को जिसकी परिवर्तित होता है उसकी गति को स्थिर रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब आता है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि की उपयोग, यूज ऑफ आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम लोग कहां पे करते हैं? सबको मालूम होता है गति नियंत्रण की यह विधि क्रेन में करते हैं, होइस्ट में करते हैं। आपकी क्रेन मशीन देखो, क्रेन मशीन में भी हम लोग स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो होइस्ट लगी होती है, जो ऊपर कोई लिफ्ट मशीन कोई भी चीज को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वहां भी स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आता है कि मोटर के हम आर्मेचर मेथड के द्वारा भी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक। अब इसके आगे जो शंट फील्ड कंट्रोल मेथड है इसकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद जय भारत। नहीं, इतना पढ़ लेते हैं, शंट फील्ड नियंत्रण में पढ़ लेते हैं। जय हिंद जय भारत दोबारा चालू कर देते हैं। अब आता है शंट फील्ड नियंत्रण विधि के लाभ नहीं है, शंट फील्ड नियंत्रण विधि। सेकंड नंबर आता है शंट फील्ड नियंत्रण विधि। पहला मेथड पढ़े थे आर्मेचर कंट्रोल मेथड, यानी आर्मेचर के करंट को कम ज्यादा करके हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते थे। मगर उसमें यह पता चला कि जब हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड के से मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम स्पीड से कम ही स्पीड मिल सकती है, मुझे ज्यादा नहीं मिल सकती। अब आता है कि शंट फील्ड नियंत्रण विधि भाई क्या है? शंट फील्ड मोटर की गति को मुख्य ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात यदि फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो गति परिवर्तन हो जाएगा। यह विधि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब शंट फील्ड मतलब हम जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी जो फ्लक्स है, फ्लक्स को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये बोला है यदि फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो गति में परिवर्तन हो जाएगा। यह विधि इसी सिद्धांत पर काम करती है। मैंने एक टाइम पे आर्मेचर के करंट को कम ज्यादा किया तो मोटर की गति हमें कम मिली। अब बोल रहा है कि शंट फील्ड वाइंडिंग, अब शंट फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को कम या ज्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीकरण में एक परिवर्तित प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग परिपथ के प्रतिरोधक को परिवर्तित करके आर्मेचर की भिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती है। अब देखे होंगे कि हमारी जो मोटर होती है शंट फील्ड मोटर कुछ इस प्रकार होती है, ठीक। ये आर्मेचर होगा, यहाँ से हम लोग प्लस यहाँ से माइनस सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसके कारण इस फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम ज्यादा करके इस मोटर की स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वही बोल रहा है शंट फील्ड वाइंडिंग को फ्लक्स कम ज्यादा करके आप लोग मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसके एडवांटेज क्या है कि इस विधि द्वारा लोड रहित अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में सामान्य गति से कम गति पे स्पीड कम कर सकते थे। अब ये बोले कि लोड हो जाए बिना लोड की आपकी मोटर को, इसकी जो सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे दोनों गति एक साथ चाहिए कि सामान्य गति से ज्यादा गति, सामान्य गति से कम गति, तो भाई दोनों विधियां यूज करो, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, शंट फील्ड कंट्रोल मेथड। अब आपको स्पीड ज्यादा चाहिए शंट फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करोगे, स्पीड सामान्य गति से कम गति की चाहिए तो आप लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करोगे। यह एक सरल, सस्ती एवं उच्च दक्षता वाली चीजें होती हैं, यह आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कुछ नुकसान है शंट फील्ड नियंत्रण विधि की हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ शंट फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड धारा का मान घटाने से फील्ड कमजोर हो जाता है और फलस्वरूप उच्च गति पर टॉर्क घट जाता है। मोटर में इंटरपोल का उपयोग आवश्यक होता है क्योंकि उच्च गति और कमजोर फील्ड पर मोटर को प्रचालित करने में कम्यूटेशन अधिक होता है। अब बोलोगे कम्यूटेशन क्या होता है? स्पार्किंग। जब हम लोग उसकी स्पीड को कम ज्यादा करेंगे तो स्पार्किंग आएगी। स्पार्किंग को कम करने के लिए कम्यूटेशन आवश्यक है। अब शंट फील्ड नियंत्रण विधि को यूज कहां पे करते हैं? तो गति नियंत्रण की यह विधि ऐसे सभी कार्य के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता हो, मोटर पर आरोहित को बदला जा सकता है। दो चीजें क्लियर हो गई। यदि हम मोटर की गति को कम करना चाहते हैं तो आर्मेचर मेथड करेंगे,
यदि मोटर की सामान्य गति से ऊपर की गति करना है तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज करेंगे। ठीक, दो गति मिली। अब सामान्य गति से कम गति, सामान्य गति से अधिक गति दोनों एक साथ चाहिए, तो दोनों मेथड एक साथ आप यूज कर सकते हो, यही प्रक्रिया है। तो अपन ये सारी चीजें जान लें, मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं आसानी से, क्या मेथड है, क्या विधियां हैं, ये आप लोग पढ़ लो ना। अब अपन कल पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण। अभी हम लोग शंट और कंपाउंड मोटर पढ़े हैं, अब कल पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर की गति को कम करना है, गति को बढ़ाना है, कैसे कर सकते हैं, कैसे ज्यादा कर सकते हैं।